नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो शांभवी मैम, आई लव यू सो मच। आई लव यू। मेरा नाम नंदिनी है, आप मेरा नाम ले सकती हैं। हाय नंदिनी। कभी वो दिन था कि मैं रो रो करके आपके वीडियोस देखती थी और आज ये दिन है कि खुशी और सुकून के साथ आपको मैसेज टाइप कर रही हूँ। आई लव यू मैम। मेरा उस लड़के के साथ 2020 में लव रिलेशनशिप हुआ था। मैंने 16 अप्रैल 2024 को फैमिली के खिलाफ भाग करके शादी की थी। तब लड़का बहुत सीधा साधा, सादगी भरा लगता था, लेकिन उसकी माँ बेरहम पत्थर दिल थी। मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी हर चीज़ में। लेकिन लड़का मुझे शुरू शुरू में बहला लेता था कि छोड़ो ना माँ की बातें, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना। मैं वहाँ डरी सहमी सी रहती थी। ना उसके घर पर खाने पीने का कुछ, ना ढंग के पहनने का ही रहता था। ऊपर से मेंटली टॉर्चर भी। भिखारी जैसे काटे हैं मैंने वहाँ पर दिन। डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 2 माह के बाद में ही प्रेग्नेंट हो गई। इसी बीच मैंने न जाने कितने टॉर्चर को सहा उसकी माँ से। दहेज, बेटी पैदा करना वरना घर से निकाल दूंगी वगैरह वगैरह। खाने को तरसी, रात रात भर भूखी रोई क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत भूख लगती थी। प्रेगनेंसी में मेरा वजन 36 किलो था। मैं एक सक्षम फैमिली से थी जिसमें कोई कमी नहीं थी। फिर भी मैंने ससुराल में हर तकलीफ को सहा, ये सोच करके कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने प्रेम और व्यवहार से सास का दिल जीत लूंगी, पर मैं बहुत गलत थी। 9वें महीने की शुरुआत से मेरा सिजेरियन डिलीवरी हुआ। उस दिन मेरी मम्मी पहली बार मुझसे मिलने आई हॉस्पिटल। दिन भर का रास्ता था, बहुत लंबा सफ़र था। जन्म के समय बच्ची का वजन 1 किलो था। आईसीयू में थी 10 दिन तक वो, और मेरी मम्मी मेरे साथ ही थी उतने दिनों तक। और उन 10 दिनों में उन दोनों ने ना तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, ना ही मेरी मम्मी के साथ। हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया उन दोनों ने। मैं उसके रवैये से अंदर ही अंदर मर रही थी। ऑपरेशन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, बात नहीं कर पाती थी। ऊपर से टाइफाइड, बच्चे की चिंता, वज़न बढ़ेगा कि नहीं, यही सब सोच करके। और सबसे ज़्यादा उन दोनों माँ बेटे का मुझ पर और मेरी मम्मी पर मेंटली और इमोशनली टॉर्चर। मेरी मम्मी को हॉस्पिटल से भगाने की पूरी कोशिश की गई कि जाओ घर मत रहो यहाँ पर। मेरे ऐसा कौन बोलता है भला, आप ही बताइए मैम। वो लोग ऐसा इसलिए बोल रहे थे ताकि मुझे वहाँ मार सकें हॉस्पिटल में ही। मैं बयां नहीं कर सकती किस हालत में थी मैं और मेरी मम्मी। बच्चे को 10 दिन के बाद छुट्टी मिली, घर पर लेकर के आया। मेरी मम्मी भी हमारे साथ ही ससुराल गई। वहाँ मेरी अम्मा को कोई व्यवहार नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी मेरी अम्मा मेरे दुख में मेरा साथ नहीं छोड़ी। फिर मेरी अम्मा मेरे लिए साड़ी खरीदने गई। वहाँ से आई तो देखी बच्ची ठंडी पड़ गई है। उसे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। मैं तो खुद से उठ बैठ भी नहीं पा रही थी। बच्चा कहाँ से देख पाती, मुझे खुद ही सहारे की ज़रूरत थी। मेरी अम्मा आई तो देखी बच्ची ठंडी कैसे पड़ गई है, कोई देख क्यों नहीं रहा है। तो वो दोनों माँ बेटा मेरी अम्मा से लड़ने के लिए भिड़ गए, गाली गलौज करने लगे बजाय बच्ची को देखने के। मेरे हस्बैंड मेरी अम्मा को बोले, मेरी बच्ची है, जिए या मरे तुम्हें कोई हक नहीं है, निकल जा मेरे घर से। ये सुनकर मैं और मेरी मम्मी एकदम से शॉक हो गए। बहुत बहस हुई, डिटेल नहीं बता सकती, मैं तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। फिर मेरी अम्मा को घर से निकाल दिया। बच्ची जानबूझ करके डॉक्टर के पास नहीं ले गए और बच्ची की जान चली गई। मेरी अम्मा कॉल करके हमारी फैमिली लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाए और वहाँ पर पहुँचे तो देखे दोनों माँ बेटा घर पर ताला लगा करके भाग गए हैं। फिर गांव के कुछ लोगों को ये सब कुछ बताया। मेरी अम्मा और मेरी फैमिली वाले मुझे घर लेकर के आ गए। इन सब के बावजूद मैंने उसे कॉल कर करके रो रो करके बुलाया कि आ जाओ, सबसे माफ़ी मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा, कम से कम मुझे देखने तो आ जाओ। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ऊपर से बच्चा भी खो दिया है।
एक बार तो आ जाओ, मेरे सिर पर हाथ रख दो, मेरी पीठ पर हाथ फेर दो, एक बार तो बोल दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। लेकिन वो पत्थर दिल नहीं पिघला, नहीं आया वो मुझे देखने। मैं बिल्कुल खाना नहीं खाती थी, ना सोती थी एक सेकंड के लिए भी, ना ही मैं किसी से बात करती थी। मैं डिप्रेशन में जा रही थी। मैं अंधभक्त की तरह उसे प्यार करती थी, कुछ भी करे मैं उसका साथ नहीं छोड़ना है ऐसा। मेरा साथ देने की बजाय कॉल पे भी मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग को कुचला गया, रौंदा गया, कुचल कुचल करके मार दिया गया। मेरी फीलिंग उस हैवान के द्वारा, लेकिन मुझे वो देखने के लिए नहीं आया। फिर मैं केस करूंगी बोल करके रोई तो काफ़ी महीनों के बाद फॉर्मेलिटी के लिए आया। तब मुझे उम्मीद थी कि सुधर करके आया होगा। मेरे घर में उसे बिठाया, खाना खिलाया, उससे मैं बात नहीं कर रही थी। जब बात की, मैं बोली, इतना कुछ हो जाने के बाद तुम्हें एहसास तक नहीं है? ये बोल करके मैं रोई। वो बोला अकड़ के साथ कि मैंने क्या किया है? फिर मैंने चप्पल उठाई और उसके गाल पर लगाई ज़ोर से। बहुत अच्छा किया। और बोली, निकल मेरी मम्मी के घर से। उसका कॉलर पकड़ी और घर से निकाल दे उसे। फिर वो उसी लायक था। आसान नहीं था मैम। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। इसके बाद काफ़ी महीनों तक मैं डिप्रेशन में रही। फिर मुझे, जब मैंने खुद को हील कर लिया, खुद से प्यार करना सीखा और बाद में मेरा दिल ही नहीं किया उस बेरहम के लिए कुछ भी एफर्मेशंस देने का या मैनिफेस्टेशन करने का, बल्कि मेरे दिल ने उसे धिक्कारा। मैम, मेरी सबसे बड़ी गलती और बेवकूफ़ी ये थी कि मैंने खुद पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, खुद से प्यार ही नहीं किया था। बस उसे ही अपनी ज़िंदगी और मौत मैंने समझ लिया था। मैंने खुद पर ध्यान देने की बजाय उसके लिए हर तरीके से मैनिफेस्टेशन किया। लेकिन यहाँ कुछ वर्क करता है। मैं खुद ही टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। आप मेरी लाइफ में एंजल बन कर के आए। आपसे ही मैंने खुद को प्यार करना सीखा है मैम। आई लव यू। आई लव यू। काश आप मेरे पास होते, मैं आपको प्यार करती। मैंने पहली बार पढ़ी सक्सेस स्टोरी, मैंने पढ़ करके नहीं पढ़ी थी। नॉर्मली मैं एक दो बार पढ़ लेती हूँ सक्सेस स्टोरी, उसके बाद पढ़ती हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि इतनी हैवी हो जाएगी। मुझे भी बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं, क्या आपने अपने वही टॉक्सिक पार्टनर को क्यों नहीं मैनिफेस्ट किया? क्यों करूँ? मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? मुझे नहीं करना मैनिफेस्ट। क्यों क्यों सुधारूँ? सुधारने के लिए गई थी रिलेशनशिप में। एनजीओ खोल रखे हैं मैंने, सुधारकारी केंद्र खोल रखे हैं। सबसे यही कहना चाहती हूँ, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर कोई टॉक्सिक पार्टनर, कोई गंदा इंसान आपने अपनी लाइफ में अपनी नेगेटिव एनर्जी की वजह से अट्रैक्ट कर लिया है, पहली नेगेटिविटी तो यही है कि वो आपके परिवार से आपको भगा करके लेके जा रहा है। और ये अपने आप में नेगेटिविटी से शुरुआत नहीं है एक शादीशुदा जिंदगी की, तो क्या है? क्यों नहीं मनाया जा रहा पेरेंट्स को? क्यों नहीं कन्विंस किया जा रहा उनको? बाद में माँ ही काम आई ना। मुझे आज दुख लगता है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी ऐसे एक घटिया इंसान को प्यार करने में बर्बाद की थी। कोई मतलब नहीं है ऐसे घटिया लोगों को मैनिफेस्ट करने का। कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों के ऊपर अपने प्यारे से इमोशंस को बर्बाद करने का। क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना है? इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ही ये रही कि खुद से कभी प्यार ही नहीं किया। लड़कियां गालियां खाती हैं, लड़कियां जूते खा रही हैं, लड़कियों के माँ बाप को गालियां दी जाती गंदी गंदी, उसके बाद भी वो उसके पीछे आई लव यू करके पड़ती रहती हैं। आपकी अपनी कोई इज्जत नहीं है? जब तक मेरी इज्जत पे बात थी ना, मेरे इमोशन पे बात थी ना, मैंने बस उतने दिन झेला है। जब मेरे मम्मी पापा की इज्जत पे बात आ गई ना, नहीं। आप उस वैल्यू के, उन संस्कारों के इंसान ही नहीं हैं जो, आपको लड़की प्यार करती है या लड़का प्यार करता है, आप उसी के माँ बाप को गालियां दे रहे हो। इसी से आपका बैकग्राउंड पता चलता है, इसी से आप खुद क्या हो वो पता चलता है।
ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट किया जाए? सॉरी, माय फुट। तो अगर कोई इंसान आपको गालियां दे रहा है, आपके घर से भाग जाने की बात करता है, आपसे बदतमीजी करता है, आपके माँ बाप के लिए बदतमीजी करता है, रूड हो जाता है, बी अवेयर, मरो मत। मैनिफेस्टेशन के नाम पे अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। सुधार कार्य केंद्र मत खोल करके बैठ जाया करो, प्लीज। पता नहीं मेरा दिल कर रहा है मैं इस लड़की के लिए क्या कर दूं। ओके नंदिनी, आई लव यू। आई होप आप ये सुन रहे हो। मेरे पास आपके दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन आपकी खुशी का अंदाज़ा लगाने के लिए मैं खुश हूँ। मेरा दिल खुश है कि आप अपने आप से जुड़े, आपको अपने आप से प्यार हो गया। आई लव यू। गंदे लोगों के चक्करों में मत पड़ो। आपकी किसी एनर्जी, किसी सोच, किसी विचार, किसी ब्रेन की प्रोग्रामिंग, किसी लिमिटिंग बिलीफ की वजह से अगर गंद आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो भी गया है तो उसे गले में पेंडेंट की तरह लटकाने का कोई सेंस नहीं बनता। प्लीज़ बी अवेयर, बी केयरफुल एवरीवन। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू, बाय।